हेल्दी निदान में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकुंद और आज फिर एक नए वीडियो के साथ जो सबसे कॉमन बीमारी है 9 आउट ऑफ 10 लोगों को होता है, यानी 10 लोगों में से 9 लोगों को जिंदगी में कभी न कभी ये बीमारी होती है। इसी पे आज डिस्कस करेंगे। जो बीमारी है हेमोरॉइड्स पाइल्स यानी बवासीर, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? बवासीर बोलते हैं। ये कॉमन बीमारी है। ये मिडिल एज से लेके ओल्ड एज तक कभी ना कभी किसी न किसी के लाइफ में जरूर होता है और किसी किसी को तो लॉन्ग स्टैंडिंग हो जाता है, परसिस्टेंट हो जाता है या हैबिचुएटेड हो जाता है उस बीमारी के चलते। इसी पे आज हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके ट्रीटमेंट क्या है। इन 3 पहलू पे हम डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो में हम कवर करेंगे कि क्या क्या कारण है कि हेमोरॉइड्स होता है और हेमोरॉइड्स यानी पाइल्स कहते किसको हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हेमोरॉइड्स यानी पाइल्स, हेमोरॉइड्स को हम क्या कहेंगे कि रेक्टम का जो वेन्स होते हैं उसको हम बोल सकते हैं कि वेरिकोज्ड वेन्स ऑफ रेक्टम या एनस। पाइल्स चूंकि 2 तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, जो आगे की स्टेप में हम आपको बताएंगे। यानी और भी अगर डिफाइन करें इसको तो कहेंगे कि इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द रेक्टल वेन। जो रेक्टम में जो वेन एंड आर्टरी होती है उनमें सूजन दर्द जो होता है और एनस में भी जो आर्टरी होती है वेन होती है उनमें जो दर्द होता है, सूजन होता है, वही हेमोरॉइड्स है। यानी वो किसी न किसी एक्सटर्नल कॉज के कारण या किसी न किसी और भी जो हमारे जो इन्फ्लुएंसर हैं जो उसके कारण है उस वेन को स्वेलिंग कराने में, उसके कारण वो अगर वेन में स्वेलिंग हो गई, आर्टरी में स्वेलिंग हो गई और दर्द होने लगा। इंटरनल पाइल्स में ब्लीडिंग भी होता है, जिसमें ब्लीडिंग ज्यादा होता है। तो कुल मिला के इसी को हम पाइल्स बोलते हैं। जैसे ये मेरा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये आमाशय है, ये आपको जो ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है, ये आपका रेक्टम है, ये आपका एनस है। अब हम जब भोजन करते हैं यहाँ से तो आमाशय में थोड़ा देर रुकने के बाद से वो धीरे धीरे निकलने लगता है, आने लगता है बाहर की तरफ। तो जो छोटी आंत में रहता है जो खाना उसको हम लोग काइल बोलते हैं, और जब इसे जो खाना इसमें बड़ी आंत में आ जाता है इसको हम लोग काइन बोलते हैं। छोटी आंत में जितने भी भोजन हम लोग करते हैं उसका न्यूट्रिएंट पार्ट जो होता है, जो पौष्टिक भाग होता है, उसका एब्जॉर्प्शन इसी छोटी आंत में होता है, यानी अवशोषण इसी छोटी आंत में होता है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। और जैसे ही ये बड़ी आंत में आता है, इसमें जितने भी वाटर कंटेंट होते हैं, जितने पानी की मात्रा होती है, ये छोटी आंत में हो जाती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो होता है ये बड़ी आंत में हो जाता है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। अब जब लार्ज इंटेस्टाइन में पानी, लेकिन कितना पानी खींचना है ये शरीर को पता रहता है। तो वो एक सेमी सॉलिड स्टेट में हमारा जो फूड का वेस्ट मटेरियल है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऐसे ऐसे करके हमारी जो बड़ी आंत होती है वो रेक्टम तक पहुंचाती है। रेक्टम में जाके ये स्टोर होता है। क्योंकि बड़ी आंत तो हमेशा चलती रहती है, छोटी आंत भी चलती है, तो हर समय तो लैट्रिन आपको पैखाना तो लगेगा नहीं, तो क्या होगा कि जाके वहां पे जमा होते रहता है। और ये हमारा जो एनल इंस्पेक्टर है ये हमारे नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। जब ये फुल हो जाता है, पैक हो जाता है रेक्टम, तो वो सेंसेशन ब्रेक हो जाता है कि अब इसको हमको खाली करना चाहिए। वो भी टाइम है आपका फिक्स है कि भाई मॉर्निंग में सबको फ्रेश होना है, तो एक ये बायोलॉजिकल क्लॉक से फिक्स होता है कि हमको अब इसको खाली कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। अब पाइल्स होता क्यों है, इसका कारण है सबसे पहला जान लेना कि होता क्या है। तो कारण में सबसे पहला जो है वो है आपका कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत। पैखाना तो जो है गड़बड़ चीज है ना। जितने वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो आप खाते हैं, वो तेल हुआ, मसाला हुआ, अन्न हुआ, जो भी चीज आप लेते हैं इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो आके रेक्टम में जमा होता है। ये एसिडिक नेचर का होता है। क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर का होता है। अब लॉन्ग समय तक अगर खराब चीज इसमें पड़ा रहा, कब्जियत रहा, आपको हार्ड स्टूल हो गया। अब हार्ड स्टूल क्यों होता है ये भी बता रहे होंगे आपको। तो इसमें पड़ा रहा तो ये क्या करता है, दबाव डालता है आपको
रेक्टम पे बाहर निकलने के लिए। तो जो इसमें वेन होते हैं, देखिए रेड कलर से हमने इसको दिखाया है कि जो इसमें वेन और आर्टरी होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे 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 दबाव डालने से स्ट्रेच हो जाते हैं, ये बाहर की तरफ निकलने लगते हैं और ये सूजन होने लगता है उनमें। कभी कभी इतना ज्यादा दबाव आप स्टूल पास करते समय लगाते हैं कि इसमें ब्लीडिंग होने लगता है। तो जो ये भीतर में रेड कलर हम दिखा रहे हैं ये आपका इंटरनल पाइल्स है, आंतरिक जो बवासीर बोलते हैं, और ये जो बाहर हम दिखा रहे हैं ये आपका एक्सटर्नल पाइल्स है। तो जब रेक्टम में आपका स्टूल प्रेशर क्रिएट करता है तो क्या होता है कि यहां पे दबाव पड़ने की वजह से स्टिमुलाई मिलता है उसको और वो इन्फ्लेम्ड होने लगता है। अब कॉन्स्टिपेशन होने के कारण है कि आपने अगर पानी की मात्रा कम लेना शुरू कर दिया तो शरीर को जितना पानी रोकना है वो रोक लिया। एक्स्ट्रा पानी नहीं मिलने की वजह से स्टूल जो है वो हार्ड होके एकदम सॉलिड, लाइक सेमी सॉलिड ना होके सॉलिड हार्ड स्टूल वो रेक्टम में जमा होता है। अब जब इस पानी की मात्रा कम होगी तो जो किनारे किनारे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जो म्यूकस होते हैं उसकी भी मात्रा कम होने लगती है। वही म्यूकस यानी चिपचिपा पदार्थ, देखते हैं हाथ में तेल वगैरह लग जाए तो कोई भी चीज हाथ से आसानी से छूट जाता है। तो उसी तरह म्यूकस जो होता है आपको लार्ज इंटेस्टाइन में वो स्टूल को बाहर निकालने में मदद करता है। रेक्टम में भी वही म्यूकस होता है। अगर पानी की ज्यादा एब्जॉर्प्शन यानी ज्यादा अवशोषण होने की वजह से म्यूकस भी कम बनता है, और म्यूकस जब कम बनता है तो बाहर निकालने में स्टूल को परेशानी होती है, और यही स्टूल यहां ज्यादा देर तक रुक के इंटरनल पाइल्स को करता है, क्रिएट करता है। और जब दबाव बना के आप एनस से इसको बाहर किसी तरह निकालते हैं तो बाहर में जो भी एनस के एनल कैनाल पे या एनस बाहर जो होता है वहां पे भी जो वेन्स आर्टरी होते हैं वो भी स्ट्रेच करके बाहर स्टिमुलाई से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, क्योंकि बार बार उसको चोट लगते रहता है। ट्रॉमा की वजह से ही इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होता है, दर्द होता है। तो कुल मिला के आपको वाटर कंटेंट ही सबसे बड़ा सोर्स है। दूसरा चीज है कि आपके खाने में अगर फाइबर की मात्रा, फाइबर क्या होता है, अनडाइजेस्टेबल फाइबर बल्क बनाता है, अमाउंट को बढ़ा देता है। अब रेक्टम की कैपेसिटी है मानिए हमको 200 ग्राम तक रोकने की, और हमने फाइबर ज्यादा ले लिया, बल्क बन गया, तो रेक्टम रोक पाएगा? उसको नहीं रोक पाएगा, तो उसको किसी तरह से बाहर जल्दी से निकालेगा। और फाइबर के ज्यादा होने के चलते आपको लार्ज इंटेस्टाइन में स्टिमुलाई मिलता है कि इसको हमको बाहर निकालना है, तो म्यूकस को बनाना बहुत जरूरी है। तो ये जो कॉन्स्टिपेशन का जो कारण है, कब्जियत जो है वही पाइल्स का कारण है, और कब्जियत ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। कॉन्स्टिपेशन होगा तो पाइल्स होगा, पाइल्स होगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा। तो एक बात आपको समझना होगा कि ह्यूमरॉइड्स कुछ नहीं है, हमारे जो मलाशय है और हमारा जो मलद्वार है उनके मुंह पे वहां पे जो रक्त वाहिकाएं होती हैं या वेसल्स होती हैं, वेन्स होते हैं, आर्टरी, उनका स्वेलिंग, उनका इन्फ्लेमेशन, उनका दर्द, उससे खून टपकना, यही ह्यूमरॉइड्स है। और इसका आइडेंटिफिकेशन है कि इंटरनल ह्यूमरॉइड्स जो होता है उसमें ब्लीडिंग ज्यादा होती है, दर्द कम होता है, और एक्सटर्नल ह्यूमरॉइड्स में दर्द ज्यादा होता है, ब्लीडिंग कम होती है। क्योंकि हार्ड स्टूल जब बाहर निकलता है, वेन फूल गई है, एनल कैनाल को छोटी कर दी है, पैखाना निकलने में दिक्कत होता है, ब्लीडिंग होगा बट आपको कम होगा, दर्द ज्यादा होगा। इंटरनल पाइल्स में ब्लीडिंग पहले होती है, स्टूल बाद में आता है। एक्सटर्नल पाइल्स में आपको क्या होता है कि स्टूल यानी पैखाना आपका क्या होता है, पहले आता है और ब्लड बाद में आता है, क्योंकि उससे घिस के जो नली स्ट्रेच उसमें टियर हुआ, उससे ब्लड आने लगा। तो अब इसको हम दूर कैसे करेंगे कि भैया हमारा जो कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, कब्जियत नहीं हो? तो क्या होगा, सबसे जरूरी है सुबह सुबह आपको हॉट वाटर लेना, गर्म पानी लेना। बहुत आदमी को आप सुनो बोलते हैं जब तक चाय नहीं पीते हमको स्टूल पास नहीं होता। ये तो मानसिक बीमारी है, बट जो हॉट वाटर का जो साइंस है वो ये है कि जैसे ही हम पानी पीते हैं वो ज्यादा देर तक आमाशय में रुकता नहीं है, वो डायरेक्ट जो है आपको छोटी आंत से होता हुआ, आपको चूंकि पानी का एब्जॉर्प्शन तो छोटी आंत में होना नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होना नहीं है, तो खैर से वो बड़ी आंत में पहुंच जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो एब्जॉर्प्शन होना नहीं है,
तो क्या होता है, गर्म पानी में जो है बड़ी आंत में तुरंत पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद से वहां उसका एब्जॉर्प्शन शुरू होता है, पेरिस्टाल्सिस बढ़ जाती है, म्यूकस का सिक्रीशन जो है बढ़ जाता है और अंततः आपको स्टूल की फीलिंग होने लगती है कि भैया अब इसको निकाल देना चाहिए। तो कॉन्स्टिपेशन में सबसे बड़ा जो रोल है वो है क्या है आपका, कि आप गर्म पानी पिए और उसके अलावा आप हमेशा फाइबर वाली चीजें जिसमें रेशा हो, ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे फ्रेश फ्रूट्स जो है वो सब चीजें आपको खानी होगी, दलिया खाना होगा, ओट्स लेना होगा, ये सब में फाइबर कंटेंट ज्यादा होते हैं। अब चूंकि ये जो आपका स्टूल होता है ये एसिडिक नेचर होता है, तो क्या होता है कि ये तो कॉन्स्टिपेशन यानी हमको जब कब्जियत होता है, हमको पैखाना निकालते वक्त इसमें दबाव तो बनाती है, यहाँ ज्यादा देर तक पड़े हुए होने की वजह से एसिडिक नेचर रहता है, वो भी धीरे धीरे यहाँ पे इरिटेशन का काम करता है इन आर्टरी और वेन के लिए। तो क्या होता है, इसको सूजन वहां पैदा करना शुरू कर देता है। तो दोनों तरह से पाइल्स जो है बनता है, एक तो कब्जियत की वजह से चूंकि वो दबाव बना रहे हैं पैखाना को बाहर निकालने के लिए, दूसरा इसमें जब लॉजिंग रहता है, मतलब इसमें पड़ा जब रहता है तो क्या करता है, ये इरिटेट करता है, यहाँ पे इस वेन आर्टरी को इरिटेट करता है और वहां कभी कभी तो ये क्या करता है, रेक्टम की दीवार को सड़ाने लगता है, इसमें घाव बनाने लगता है दोनों तरफ से, जो आगे चल के क्रोनिक जिसको पाइल्स होता है उसको आगे चल के फिस्टुला भी हो जाता है, फिशर भी हो जाता है। इन तीनों में डिफरेंशिएशन आगे के वीडियो में बताएंगे। आज जान लीजिए कि ये ज्यादा देर तक पड़े होने की वजह से यहाँ घाव भी बनाने लगता है, इसकी दीवार को कमजोर करने लगता है और फिस्टुला यानी एक ऐसा घाव बनाता है जिसका कोई अंत नहीं बनता है। तो कुल मिला के अगर आपको पाइल्स को ठीक करना है तो कब्जियत को दूर करना होगा। अगले वीडियो में हम फिर बताएंगे आपको कि हम कब्जियत को क्यों नहीं अपने साथ रहने दे, कब्जियत को हम दूर कैसे करें, फिर इस पाइल्स का ट्रीटमेंट क्या है, इसका पाइल्स का लक्षण क्या है और पाइल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज बस हेमरॉइड्स के विषय में यानी पाइल्स के विषय में जो आपकी गलतफहमी है कि क्यों होता है, बहुत सारे जगह पे अलग अलग, लेकिन जो साइंटिफिक वे है, जो साइंटिफिक इसका जो डिफिनीशन है और जो मैकेनिज्म है पाइल्स के होने का वो यही है कि आपका ज्यादा देर तक अगर ये मलाशय में आपका मल पड़ा रहा, कब्जियत बना रहा, तो रिकरेंसी आपकी पाइल्स की होती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए और नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करिए। और अगर आपको कुछ कहना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करिए। धन्यवाद।